नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेंगे एक सेकंड पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं प्री हिस्टोरिकल एरा, ये प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है, और अगर आप देखें तो इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। हम लेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड में इसका जो लेवल है सीनियर सेकेंडरी का है, जबकि आप नेट या जेआरएफ देते हो तो इसका लेवल उसमें से डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? प्री हिस्ट्री, प्रोटो, एक सेकंड में टाइम दूँ यहाँ से। प्रोटो हिस्ट्री, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो है हिस्ट्री। ठीक है, आज हम इनके विषय में जानेंगे। इसका समय काल 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, जबकि इसका 3000 से 600 BC, और हिस्ट्री का देखा जाए इसका जो समय काल है 600 से वर्तमान तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहले हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे, थोड़ा सा इसका ले लेते हैं। चलो मैं यहीं से समझा देती हूँ आपको। किसी भी देश का इतिहास ले लो विद्यार्थियों, चाहे डेनमार्क का हो, जापान का हो या अमेरिका का हो, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। किसी भी देश का आप ले लो, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम इंडिया का लेंगे, आप किसी भी देश का ले लो। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड होगा। अब जो ये 3 भाग बांटे गए हैं, जैसे आप किसी का भी ले लो, जैसे ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री, इन तीनों कालों का जो साक्ष्य है, जो आधार है, वो क्या है? साक्ष्य। ठीक है, किसी भी इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो आधार है वो क्या है? साक्ष्य। हम किसी भी काल के बारे में जानते हैं, तो जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोतों से क्या तात्पर्य होता है? देखिए विद्यार्थियों, इतिहास में 2 टाइप के स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री वो है जहां हम बिना साक्ष्य के बात नहीं कर सकते। ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे इतिहास के 2 टाइप होते हैं स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक और साहित्यिक, जिसके पीछे कोई एविडेंस हो। अगर सपोज करो मैं मान लूं कि कोई बात करता है कि किसी राजा की बात करता है सपोज, और कहता है कि ऐसा राजा उस वक्त हुआ करता था। ठीक है, अब विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं और इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो वो
इतिहास इतिहास नहीं है, फिर वो उपन्यास हो जाता है, दर्शन हो जाता है। बिना एविडेंस के, ये बिना साक्ष्य के इतिहास इतिहास नहीं होता। ठीक है, यहाँ हम समुद्रगुप्त की बात करें, ठीक है। और मैं कहूँ आपसे कि अगर समुद्रगुप्त की बात कोई करता है और अगर उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, सपोज कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, हम कहते हैं ना कि उस अभिलेख के अनुसार या उस पुस्तक के अनुसार अगर किसी हमें साक्ष्य का अभाव है, तो फिर वो इतिहास इतिहास नहीं होता। ठीक है, इतिहास दो टाइप के साक्ष्य होते हैं, मैंने आपको बताया ना। एक सेकंड ये लिख लो, दो टाइप के साक्ष्य होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। विद्यार्थियों, इस टाइप के स्रोतों से हमें इतिहास के प्राचीन काल के समय का ज्ञात होता है। चूंकि विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि दो सोर्सेज होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कहूं कि एक साहित्यिक साक्ष्य क्या है, चाहे वह आपका लिखा हो या कोई वाक्य हो या कोई भी इतिहासकार जिसने किसी पुस्तक में अगर लिखा है, तो हम उसे साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी रिसोर्सेज का नाम दे सकते हैं। और अगर हम, जैसे कोई भी इतिहास है, अभी पुरातात्विक स्रोत ले लो कि हमें उसको खुद को समझना पड़ रहा है, खुदाई से प्राप्त स्रोत ले लो, लेख है, मंदिर है या कोई भवन है, सिक्के हैं, ये जितने भी स्रोत हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, मृदभांड है, मूर्तियां हैं, सारे के सारे आप इन्हें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में ले सकते हो, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक क्लियर है। दो टाइप के स्रोत होते हैं, मैंने आपको बताया, साहित्यिक और प्राथमिक स्रोत। अब यदि मैं आपसे कहूंगी कि सिक्के कैसे स्रोत है, सिक्के कैसे स्रोत हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, और मैं अगर आपसे वहीं इसके उलट पूछूं कि बर्नी की जो किताब है वो किस स्रोत में आता है, तो आप मुझे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत उसका नाम लोगे। ठीक है, अगर अदर देन जितनी भी बुक्स और साहित्य जो लिखे हुए हैं, उनके अलावा जितने भी स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक साहित्य में आते हैं। ठीक है, फिर चाहे वह सिक्का हो, भवन हो या किसी भी प्रकार की कोई भी ईंट हो जो हमें खुदाई के दौरान धरातल से या पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हुई हो, फिर चाहे वो किसी का स्ट्रक्चर हो, ये सारे के सारे जो आते हैं विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इतिहास में दो टाइप के स्रोत। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देख लो विद्यार्थियों कि हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि ये साहित्यिक जो स्रोत हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साहित्यिक स्रोत है, तो आपको पता है जब पहले मनुष्य आदिम टाइप का था, ठीक है, उसको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। जब लिखना ही नहीं आएगा तो वो लिख नहीं सकता, और जब कुछ लिख नहीं सकता तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं होंगे। ठीक है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कौन से काल में? इस समय में। क्यों? उस टाइम का जो मनुष्य है वो आदिम या यायावर टाइप का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय का मनुष्य आदिम काल या आदिम प्रवृत्ति का है। और जो आरंभिक फेज था मनुष्य का, उस वक्त व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, व्यक्ति यायावर होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक कर, कपड़े होते नहीं थे, जंगलों के अंदर पेड़ों की खाल को पहन लेता था। यूं कुल मिलाकर ऐसा हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव है वो कच्चा मांस खाता था। ठीक है, कच्चा मांस खाता था, अग्नि से समझता नहीं था, परिवार को भी समझता नहीं था, घर परिवार, कृषि, खेती कुछ भी नहीं समझता था। और जब इन चीजों को ही नहीं समझेगा, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो वो क्या लिखेगा। ठीक है, उसे क्या ही साहित्य की नॉलेज होगी और क्या ही वो उसके बारे में जानता होगा। तो इतिहास का जब आरंभ होता है, अमेरिका का इतिहास हो चाहे भारत का हो,
चाहे चीन का इतिहास हो, किसी का भी इतिहास हो, ठीक है। मनुष्य जो है आपके आदिम प्रकार का है, और आदिम का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती, बस वो जीवन यापन करता है, जिंदगी जीना कैसे है, मतलब पशुओं की तरह उसका जीवन, मार कर खाना और रात को खाकर फिर वापस सो जाना, फिर दूसरे दिन वही दिनचर्या, ठीक है। इस प्रकार के मानव का जो जीवन है यापन के लिए वो भोजनों की तलाश में निकल जाना है, इधर उधर भटकना, ये आदिम प्रवृत्ति मानव की विशेषताएं होती थी। विद्यार्थियों, जब इतिहास का आरंभ होता है और इतिहास के अंदर मनुष्य को पहले तो आता नहीं था, क्योंकि जब मनुष्य का पास खाने पीने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या ही लिखेगा, पहले तो उन्हीं चीजों का जुगाड़ करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ का जो मानव है वो पूरी तरह से आदिम प्रवृत्ति का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। प्रारंभ में जो व्यक्ति को लिखना नहीं आता था वह धीरे धीरे क्या हुआ, जो पुरातात्विक स्रोतों के बाद मनुष्य विकसित हुआ, थोड़ा सा दिमाग डेवलप हुआ, और जब दिमाग डेवलप हुआ तो उसने लिखना चालू किया, और अपने अपने हिसाब से। मैं यूं नहीं कह रही कि कैसे उसने, क्योंकि जब उस टाइम का मानव था तो जो लिपि का विकास होता है, भाषा का डेवलपमेंट होता है। अब पहले का मानव है तो जाहिर सी बात है, कभी अब आप यूं कहो कि हमारे ही मनुष्य में ही लैंग्वेज का प्रोसेस है, तो नहीं। आपने कभी जानवरों की भी लैंग्वेज समझी होगी, उनका अपना अलग शेड्यूल होता है जो हमें समझ में नहीं आता, पर हर इंसान की, हर छोटी से छोटी जीव की कोई ना कोई लैंग्वेज विकसित होती है, ठीक। उसी प्रकार जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, अपने अपने हिसाब से उसने अपनी भाषा को विकसित किया। जैसे मिस्र में हाइड्रोग्राफिक लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि आई। इस प्रकार से लिखना शुरू कर दिया मनुष्य ने। मनुष्य का जैसे जैसे विकास हुआ, लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी लिपि हम नहीं पढ़ पाए। ये हमारी इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम हमारे अंदर वो चीज विकसित कर पाते कि हम उनकी बनाई हुई लिपि को पढ़ सकते थे। अब जब हम उनकी बनाई हुई लिपि को नहीं पढ़ पा रहे तो हमें पुनः किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, इस पुरातात्विक स्रोतों पर। क्योंकि साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत मिले हैं, हमें साहित्यिक स्रोत मिले तो ये तो पता पड़ रहा है कि उन्हें लिखना आ रहा है, लेकिन उन हम में इतनी काबिलियत नहीं है ना कि हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब जब समझ में नहीं आ रहा तो हमें पुनः किस पे निर्भर रहना पड़ रहा है, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है उसको हम नहीं पढ़ पाए। जब तक पढ़ नहीं पाएंगे तब तक हमें सिंधु सभ्यता की मूर्तियां वगैरह जो भी हमें मिली है, मृतभांड मिले हैं या घर, जो भी हमें स्ट्रक्चर, स्टेडियम या कुछ भी हमें मिला है, हम उससे अपना अनुमान लगा पा रहे हैं, लेकिन हमें कोई इसका विकसित लैंग्वेज, कैसे क्या उस टाइम पे वो इंसान रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके विषय में जानकारी के लिए हमें किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, पुरातात्विक स्रोतों पर। साहित्यिक स्रोत तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ना पढ़ने के कारण, ना उनकी लैंग्वेज समझने के कारण हमें पुनः किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है, पुरातात्विक स्रोतों पर। यहाँ तक क्लियर है। मनुष्य और विकसित होता गया, धीरे धीरे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेखन का भी विकास हुआ। देखते देखते हमारे को साहित्यिक स्रोतों से भी इसकी जानकारी मिलनी शुरू हो गई। किससे? इसमें, ठीक है। वर्तमान तक आते आते आरंभिक अवस्था में हमारा जो पुरातात्विक स्रोतों से जो जानकारी मिलती थी, साहित्यिक स्रोत फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, उनको अच्छे से पढ़ सकते थे, और इस टाइप का सिस्टम चला। जानकारी के स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में जो बांटा, ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री को देखा जाए तो जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री है, इसकी खास बात क्या है विद्यार्थियों,
ये वह कालखंड है, इतिहास का वह कालखंड है। कौन सा? प्री हिस्ट्री। इतिहास का वह कालखंड है जिसके जानकारी हमारे को सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मनुष्य आदिम प्रवृत्ति का था और जंगलों में घूमा करता था, कपड़े नहीं पहनता था, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमें इसकी जानकारी साहित्यिक स्रोतों से तो मिल नहीं सकती, तो जो प्री हिस्ट्री की जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, अब इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिल रही है, वो चाहे फिर मिट्टी के बर्तन हो, कुल्हाड़ियाँ हो, पत्थरों के औजार हो, या छोटी मोटी घास फूस की कुटियाएं हो। ठीक है, इस काल में व्यक्ति को लिखना नहीं आ रहा और जो हमारे को इसकी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिल पा रही है। इस काल का व्यक्ति लिपि की जानकारी नहीं है, उसको लिखना नहीं आता, और जब इतना सब नहीं आता व्यक्ति को, मनुष्य कुल मिलाकर आदिम प्रवृत्ति का है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति को लिखना आया, लिपि की जानकारी हुई, हम लिखा, किसमें लिखा, उसकी जानकारी मिली हमें। ठीक है, और जानकारी मिलने के बाद में साहित्यिक स्रोत आए, पुरातात्विक स्रोतों के विषय में हमें मिलने लगा, और ये सारी जानकारी हमें किससे मिली? हिस्ट्री से। ठीक है, तो कुल मिलाकर और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर इसीलिए है, इनके बीच की जो अवस्था है वो है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इनकी बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। आपकी प्री हिस्ट्री के बीच की अवस्था और हिस्ट्री के बीच की अवस्था को प्रो हिस्टोरी कहते हैं। ये जो समय है वो पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। इसमें साहित्यिक स्रोत आए लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में साहित्यिक स्रोत आए, साहित्यिक स्रोतों की हमें जानकारी मिली कि हाँ इस समय में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हुए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको पढ़ नहीं पाए, तो हमें किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? पुरातात्विक स्रोतों पर। ठीक है, हमें पुनः किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? पुरातात्विक स्रोतों पर। बेटा मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, इसलिए मैं आपको जो समझा रही हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। हमें किस पर निर्भर करना पड़ रहा है? पुरातात्विक स्रोतों पर, क्योंकि साहित्य तो मिले बट उसको हम पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ जो हिस्ट्री है इस जगह पे इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा पुरातात्विक स्रोतों को जो साहित्यिक मिले, पुरातात्विक मिले, उनको पढ़ा भी गया, समझा भी गया, और विद्यार्थियों उनकी जानकारी हमें भी दी गई। ठीक है, तो यहाँ तक और अभी भी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हो ये पूरा ओवरऑल हिस्ट्री का प्री हिस्ट्रिकल एरा है। ठीक है, 1776 में पी.एफ. सोहम ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसके विषय में बताऊंगा। पी.एफ. सोहम ने कोपेनहेगन डेनमार्क संग्रहालय में किए गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। कौन कौन से? पाषाण, ठीक है, पाषाण, कांस्य और लोह, ये 3 है। ठीक है, पाषाण, कांस्य, लोह। अब विद्यार्थियों इसके बारे में तो जानकारी है, आप थोड़ा इसके विषय में लिख लें। मैं यहाँ इसको साफ कर रही हूँ, मैं आपको बताती जाऊंगी संग ही संग, इसको आप उतार लें। एक सेकेंड, यहाँ पर आप इनके बीच में थोड़ी सी हेडलाइन लिख लें इसके विषय में, प्री हिस्ट्री के विषय में। प्री हिस्ट्री प्राग इतिहास जिसका समय काल 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। ठीक है, समय काल क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। यहाँ पर विद्यार्थियों हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा। अब इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण हमें किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? ये मतलब
किस पर हमारी पूरी की पूरी निर्भरता हो रही है, वो हो रही है पुरातात्विक स्रोतों पर। ठीक है, निर्भरता किस पर हो रही है? पुरातात्विक स्रोतों पर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इतिहास का वह काल जिसकी जानकारी हेतु हमें सिर्फ और सिर्फ या केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक है, इस काल में मानव को लिखना नहीं आता, और लिखना नहीं आता तो लिपि की कोई जानकारी नहीं है। और जो ये काल है वो कौन सा है? पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल है? पाषाण काल, लिथिक एज। इतना क्लियर है? क्योंकि मैं इसे रफ करती जाऊंगी बेटा, देख लो आप। शॉर्ट टर्म्स नोट्स में भी आप समझ सकते हो, और वैसे भी आप देख लेना एक बार, आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल और लिख लेना, जैसे विभिन्न औजार, बर्तन पत्थरों से निर्मित करना। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलो, एक बार इसको साफ कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा काल है प्रोटो हिस्ट्री, इसे यहाँ लिख लेना आद्य इतिहास। ठीक है, आद्य इतिहास। अब इसका जो समय काल है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब मनुष्य को, मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे विकसित हुआ, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उन्हें अभी तक प्रमाणिक तौर पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिपि की जानकारी थी मनुष्य को, मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, और जब लिपि की जानकारी है, हम इसे पढ़ नहीं पाए, और हमारी जो निर्भरता हो रही है वो किस पर हो रही है? पुरातात्विक साहित्य पर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पुरातात्विक साहित्य है केवल और केवल। और हमारी जो निर्भरता हो रही है, क्योंकि लिपि को पढ़ नहीं पाए, जानकारी नहीं मिल पाई हमें, तो लिपि को पढ़ नहीं पाने के कारण हमारी जो निर्भरता बढ़ रही है वो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रही है। इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, क्योंकि आज तक सिंधु घाटी सभ्यता को अभी काफी हद तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ विद्वान यहाँ पर वैदिक सभ्यता को लेंगे, समय काल के हिसाब से तो वैदिक सभ्यता यहाँ पर है, परंतु वैदिक सभ्यता इस जगह पे भी इंक्लूड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम वैदिक सभ्यता को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपका? मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का बता दिया। एक बार आप डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पर, इतिहास का वह काल जिसमें मानव को लिपि की जानकारी थी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया लिपि की जानकारी थी, लिखा भी है, मगर हम उसको पढ़ नहीं पाए। इस कारण हम इसकी जानकारी हेतु किस पर निर्भर रहते हैं? पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ, लिख लेना, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को लिपि की जानकारी थी, लिखा भी है, मगर हम उसको पढ़ नहीं पाए, इस कारण हम इसकी जानकारी हेतु पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता फॉर एग्जाम्पल। अब हम लेंगे आपको यहाँ पर क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, चूंकि विद्यार्थियों इतिहास का मैंने आपको बताया, यहाँ तक आते आते मनुष्य पूर्णतः विकसित हो चुका था। जब विकसित हो गया, हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरफ से इतिहास की जानकारी के विषय में नॉलेज मिलने लगी। तो इतिहास का वह कालखंड, ठीक है, यहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों की जानकारी हमें मिलने लगी थी, क्योंकि यहाँ का मानव क्या हो गया था? पूर्णतः विकसित हो गया था वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर मैं जो डेफिनेशन लिखा रही हूँ आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर इतना नहीं आ पाएगा। इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक
वह साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक, साहित्यिक, ऐतिहासिक दोनों प्रकार के स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है। महाजनपद, महाजनपद से आगे तक का टाइम। ठीक है, इतना क्लियर है। जो कि विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक बार यहाँ पर जो मैंने उदाहरण बताया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, कुछ इतिहासकार क्या है वैदिक सभ्यता को यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर ली जाए। कुछ इतिहासकार वैदिक सभ्यता को यहाँ रखते हैं। मैंने आपको बताया वैदिक काल को हम यहाँ इसीलिए नहीं रखते क्योंकि इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती जरूर है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलती जरूर है, लेकिन वैदिक सभ्यता की ऐसी कोई लिपि वाला लेख हमें नहीं मिला है। वह लोग लिपि से परिचित भी थे या नहीं थे, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। चूंकि इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम आपको सामान्य बात में आपसे कह सकती हूँ कि वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई, वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद ले लो, यजुर्वेद ले लो, अथर्ववेद ले लो, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण हम उसको वैदिक सभ्यता मानते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 12वीं 11वीं क्लास के, ये क्या है, वैदिक सभ्यता के अंदर लिखी गई, वेद वैदिक सभ्यता के अंदर लिखी गई ऐसा मानते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े हो गए हैं, जिनको इतिहास की समझ होने लगी है, वह मानते हैं कि वैदिक सभ्यता इसीलिए है क्योंकि जो वेद थे, ठीक है, वेद वैदिक सभ्यता में लिखे गए। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई है, वेद वैदिक सभ्यता में लिखे गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेद वैदिक सभ्यता में लिखे गए या वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई है, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो वेद हैं वैदिक सभ्यता में नहीं लिखे गए। वेद लिखे गए हैं गुप्त काल में, और गुप्त काल में ही पूरे हुए। उससे पहले मौखिक रूप से ये सिर्फ चले आ रहे थे, क्या, वेद। इसीलिए इसे श्रुति साहित्य का दर्जा प्राप्त था। किनको? वेदों को। उसके बाद में जब लिपि का आविष्कार हुआ, लिपि खोजी गई, उसके बाद में वेद व्यास जी ने उनको संकलित किया, उनको इकट्ठा किया, लिपिबद्ध किया। तो वो गुप्त काल के आसपास जाकर ये सारा का सारा काम हुआ। कब लिपिबद्ध हुए? गुप्त काल के आसपास। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि गुप्त काल से लगा और जो जो श्रुति साहित्य शुरू से चलते आ रहे थे, ठीक है, उसके बीच का काल मैं आपको अगर अमूमन नॉर्मल वे में भी बता दूं तो 1200 से 1500 के समय का अंतराल आता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हमें हमारे साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिल गई तो हम उसे प्रोटेस्ट रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे अब हमें इसकी जानकारी मिल रही है साहित्यिक स्रोतों से, लेकिन जो इसकी विशेषता है वो प्रीस्ट्री में आ जाएंगी। ठीक है, क्यों? श्रुति साहित्य है वेद, और मैंने आपको बताया कि श्रुति साहित्य से वेद मौखिक रूप से स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, उनको लिपिबद्ध किया गया था गुप्त काल में जाके। ठीक है, तो ना तो ये इसका है ना ये इस पार्ट में ही रख सकते हैं इसको। तो ये सिर्फ उलझाने वाला एक क्वेश्चन है जो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन काफी बच्चों के मन में रहता है कि वेद वैदिक सभ्यता में लिखे गए थे, कि वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई है, ना कि वेद वैदिक सभ्यता में। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, काफी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि वेद वैदिक सभ्यता में लिखी गई कि वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई। ठीक है, यहाँ
हम इसको इसीलिए नहीं ले सकते कि जो साक्ष्य हैं वैदिक सभ्यता के संबंध में एक तरह का बड़ा झोल चल रहा है, ठीक है। आप इसको क्यों नहीं रख सकते यहाँ पर? इसकी जानकारी तो हमें इसकी जो लिपि से जानकारी मिलती है वो, और जो इसके साहित्य हैं वो दोनों ही अलग हैं। श्रुति साहित्य और जब इसका लिपिबद्ध हुआ, दोनों में 1500 से 1200 से 1500 के समय अंतराल का अंतर है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैदिक सभ्यता के विषय में मैं क्या समझाना चाह रही थी। आगे चलते हैं। 1776 में, ठीक है, 1776 में P.F. सोहम, कहीं कहीं इसको सुम, एक सेकंड, कहीं कहीं इसको सुम भी लिखा मिलता है, ठीक है। P.F. सुम ने कोपेनहेगन संग्रहालय में, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय में, जो कि डेनमार्क में था। किसमें? डेनमार्क में, ठीक है। रखे गए स्रोतों के आधार पर, रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 3 कालखंडों में विभाजित किया, ठीक है। ये कौन कौन से 3 कालखंड थे? जो मनुष्य ने सबसे पहले औजार वगैरह बनाए थे, जिसको लिखित एज या स्टोन एज भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पाषाण काल, पाषाण काल, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इसका वो आप मत करना, हमारा काम है समझना, तो उसी पर फोकस करना। मनुष्य ने सबसे पहले जो तांबे का उपयोग किया था, तांबा कमजोर पड़ रहा था, तो तांबा और टिन, ठीक है, तांबा कमजोर पड़ रहा था, तांबा और टिन मिलाकर उसने कांस्य का निर्माण किया, जो कांस्य काल आया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया, कांस्य काल। किस किस का मिलाप था इसमें? तांबा प्लस टिन, ठीक है। ब्रॉन्ज पीरियड, ब्रॉन्ज पीरियड, एंड ये स्टोन एज अथवा लिथिक एज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और जो थर्ड पार्ट आएगा वो क्या है? लोह काल, आयरन एज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो पाषाण काल के बाद आया, जिसमें व्यक्ति ने लोहे का प्रयोग शुरू किया, इसको हम आयरन एज के नाम से बोलते हैं। ये तीनों पीरियड्स हैं, इनको P.F. सोहम ने क्या नाम दिया? त्रिकाल पद्धति, त्रिकाल पद्धति, ठीक है। इस तीनों को क्या नाम दिया? त्रिकाल पद्धति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो इतिहास था तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आप इसी देश के इतिहास को नहीं, किसी भी देश के इतिहास को ले लो, चाहे फिर वो डेनमार्क हो, अमेरिका हो, ये कहीं का भी ले लो, ठीक है। जो इतिहास है वो 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है। तो वहाँ का जो नागरिक है, सबसे पहले उसने किसका प्रयोग किया? पत्थरों से उसने औजार बनाए, चाहे वो
डेनमार्क का हो, हमारे देश का हो, भारत देश का हो, जापान का, कहीं का भी हो, तो सबसे पहले जो नागरिक है पाषाण का उपयोग करता है। फिर उसे लोहे का, या कह सकते हो कि जो ये तीनों अवस्थाओं से गुजरने का टाइम मिला, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। लोह काल वर्तमान की देन है, ना कि प्राचीन की। सबसे पहले तो इंसान को जो मिला था वो पत्थरों के औजार उसने बनाए। फिर उसके बाद में तांबा और टिन मिलाकर, क्योंकि पहले कांस्य था जो कमज़ोर पड़ता था, उसको उसने मजबूत बनाने के लिए तांबा और टिन मिलाया, जिसे ब्रोंज एज कहा जाता था, ब्रोंज पीरियड। ठीक है। उस समय काल के बाद में धीरे धीरे मनुष्य और विकसित हुआ, तो उसने लोहे का भी प्रयोग करना चालू कर दिया। ठीक है। भारत में भी यही हुआ, पाषाण काल आया, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का काल आया, सभ्यता स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल के समय में फिर लोहे का जो देखते हैं अपन, तो वहाँ पर भी आपको उसकी आगे पता पड़ेगा कि गलाव की भट्टियाँ मिली हैं लोहे की। तो हम कुल मिलाकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन तीनों जो टाइम है, इसको आगे चलकर क्रिश्चियन टॉमसन ने भी इसे स्वीकार किया है। ठीक है। कुल मिलाकर टॉमसन क्रिश्चियन ने भी इसे त्रिकाल पद्धति, लोह युग के नाम से जाना गया। ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो क्रिश्चियन टॉमसन है, ठीक है, त्रिकाल पद्धति कौन कौन सा काल, पाषाण, कांस्य और लोह, तीनों कालों को किसने नाम दिया, त्रिकाल पद्धति, त्रिकाल पद्धति। ठीक है। 1836 किसने नाम दिया, क्रिश्चियन टॉमसन। क्रिश्चियन टॉमसन ने इसे नाम दिया 1836 में। ठीक है। इस इस मत को स्वीकारा। नाम तो किसने दिया था, P.F. सोहम ने। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक सुधार देना, नाम किसने दिया था, P.F. सोहम। मैंने आपको इससे पहले बताया ना पीछे, इसे सुम भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह सुम। अब ये दिखता नहीं बीच बीच में, मुझे बाद में पता पड़ता है। P.F. सोहम ने इसे पहले नाम दिया, और इस पद को, इस त्रिकाल पद्धति के मत को स्वीकारने वाला कौन था 1836 में, क्रिश्चियन टॉमसन। लुवाक ने भी पुरापाषाण और निम्न पाषाण, जॉन लुवाक ने भी 1863, ठीक है, 1863 में जॉन लुवाक ने पाषाण काल का वर्गीकरण किसमें किया था। जो पाषाण काल का वर्गीकरण है वो किसमें किया, एक तो पुरापाषाण और निम्न पाषाण। किसने, जॉन लुवाक। अगर पूछा जाता है P.F. सोहम का, यहाँ ध्यान देना बच्चों, प्रश्न में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आपसे पूछा जाए कि P.F. सोहम ने पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में, पाषाण, कांस्य और लोह। जबकि जॉन लुवाक, अगर स्पेशली जॉन लुवाक के बारे में आपसे पूछा जाए, तो जॉन लुवाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल और निम्न पाषाण काल। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे जो एडवर्ड लॉरेट है। ठीक है। एडवर्ड लॉरेट
ने भी कितने भागों में बांटा पूरा पाषाण काल को? पूरा पाषाण काल को समझ जाना, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ तक क्लियर है? अब कल हम एक चार्ट में आपको समझाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है और मुझे लगता है कि आपको भी समझने में दिक्कत होगी। तो आज के लिए यहीं तक, क्योंकि फिर कल चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कल चार्ट बताऊंगी इसका कि भारत का जो पाषाण काल है वो कैसे डिवाइडेशन हुआ, कल इसके आगे का पार्ट। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।